नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 151 कि पंत का प्रतीकवादी नाटक कौन सा है। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंत जी का जो प्रतीकवादी नाटक कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि कामना है, विकल्प बी ज्योत्सना है, विकल्प सी मायावी है या फिर विकल्प डी छलना है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और जवाब के रूप में आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, तो सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी ज्योत्सना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बात करें पंत का, तो पंत का जो प्रतीकवादी नाटक है वो विकल्प बी ज्योत्सना है, ध्यान में रखिएगा। कामना की बात करते हैं तो कामना आपने देखा था, कामना करते हैं, प्रतीक करते हैं ना, प्रत्येक की कामना होती है। तो प्रसाद का प्रतीकात्मक नाटक कामना है ना, कि नौकरी मिलेगी तो 70,000 वेतन मिलेगा, अच्छा नंबर आ जाएगा तो घर में नौकरी मिल जाएगी, ऐसी कामना आप करते हैं, एक प्रतीक बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ज्योत्सना का भी प्रतीक है, तो पंथ की ज्योत्सना का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। और आगे देख रहे विकल्प सी मायावी, मायावी की बात करते हैं तो ज्ञान दत्त सिद्ध जी का जो प्रतीकात्मक नाटक है, ध्यान में रखिएगा। और छलना तो भगवती वाजपेयी का छलना, इन्हीं की भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया प्रतीकात्मक नाटक है छलना। ठीक है, तो आई होप कि इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर चुके होंगे और प्रश्न संख्या 51 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लिए होंगे। आगे प्रश्न संख्या 152 है कि नवरस प्रतीकवादी नाटक किसका है। अब विकल्प कह रहे हैं कि कुमार हृदय का है, विकल्प बी डॉक्टर शंभुदास सिंह का है, विकल्प सी सेठ गोविंदास का या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल का। तो प्रश्न संख्या 152 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सेठ गोविंदास इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी सेठ गोविंदास है, तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। अब देखें, बात करें नवरस, नवरस का प्रतीक कौन, बोले नवरस का प्रतीक तो सेठ है। तो जो सेठ है ना, वो सेठ को देखते होंगे, महाजन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो नवरस किसका, बोले सर सेठ का, बस ध्यान में रखिएगा और सेठ गोविंद दास को ऐसे लोगों की सहायता से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 153 है कि हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन है। विकल्प कह रहे कि जयशंकर प्रसाद हैं, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रश्न संख्या 153 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। हिंदी रंगमंच की बात करें तो हिंदी रंगमंच के जो जन्मदाता हैं भारतेंदु हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी कि आप अगर क्लू बनाए तो हिंदी रंगमंच का जन्म कहाँ से हुआ, बोले सर भारत में, तो भारत का मतलब भारतेंदु, ध्यान में रखिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 154 है कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत, विकल्प बी विद्या सुंदर, विकल्प सी सती प्रताप या फिर विकल्प डी अंधेर नगरी। तो प्रश्न संख्या 154 का जवाब आप सबको देना है कि भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, वैदिक हिंसा ना बहुत, ध्यान में रखिएगा। और एक प्रहसन है, प्रहसन, वैदिक हिंसा हो तो पर ना हंसो, पर ना हंस प्रहसन है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा ना बहुत, है ना। विद्या सुंदर की बात करते हैं तो पहला नाटक है इनका, लेकिन मौलिक नहीं है, चूंकि अनुदित है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 155 है कि कवि भारतेंदु नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा का है, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, विकल्प सी भुवनेश्वर का या फिर विकल्प डी मोहन राकेश का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 155 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। तो जो भाई बहन बिल्कुल वीडियो के शुरू से अभी तक लगे हुए हैं और सक्रिय रूप से बिल्कुल आप लोग वीडियो को देख रहे हैं,
कमेंट कर रहे हैं, है ना, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना, है ना। और जो भाई बाद में देखेंगे उनको भी ढेर सारा, है ना, बिल्कुल शुभकामना, ढेर सारा आभार। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 156 है कि हिंदी का प्रथम सोक्ति नाटक किसे माना जाता है। तो बिल्कुल सोक्ति की बात करते हैं, सो उक्ति कौन सा नाटक है। विकल्प ए कह रहे कि चतुष्पद है, विकल्प बी मादा कैक्टस है, विकल्प सी छलना है, या फिर विकल्प डी ज्योत्सना। तो प्रश्न संख्या 156 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और बिल्कुल सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर बात अगर की जाए तो विकल्प ए को लॉक किया जाए, चतुष्पद इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि सोक्ति की, सोक्ति कब होता है, जब व्यक्ति जो है अपने पथ पर चल रहा होता है, उसके मन में कुछ ना कुछ चला करता है। तो चतुष्पद माने चौराहे पर जहाँ पे 4 पथ हो, और उस पथ पर खड़ा है कोई व्यक्ति और अपने मन में कुछ चला रहा है, सोक्ति कर रहा है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, आगे जाके वेट करें, किनारे जाके वेट करें, यहाँ से ले लिया और कहीं जाए। तो सोक्ति व्यक्ति कहाँ बोले, चतुष्पद पर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, चतुष्पद पर व्यक्ति क्या करता है, सोक्ति करता है। और आप दिमाग में ये भी रख लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है ना, बिल्कुल हर तरह से उसको परेशानी घेरी हुई है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, घर में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं, है ना, आपके मित्रगण भी साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सब जब देखेंगे, पेपर भी नहीं हो रहा है, तो कहने का असर तब व्यक्ति क्या करता है, सोक्ति करता है, अपने आप से पूछता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ढेर सारी सोक्ति अपने आप से वो करता है और लास्ट में डिसीजन लेता है। तो बात करें चतुष्पद की, तो चतुष्पद के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि बिल्कुल सेठ गोविंद दास जी का नाटक है, जो कि एक सोक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 57 है कि रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कारवां को माना, विकल्प बी ऊसर को, विकल्प सी बादल की मृत्यु, या फिर विकल्प डी एक घूंट को। तो बिल्कुल रांगे राघव जी की बात अगर की जाए तो बिल्कुल इनके अनुसार प्रथम एकांकी कौन सा है, तो सोच समझ कर जवाब आप सबको देना होगा। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कारवां इज राइट आंसर। देखिए, है ना, देखिए आप कैसे दिमाग में बिल्कुल इसको रखेंगे। तो कारवां एकाकी, एकाकी कारवां किसके पास, बोले राघव के पास तो एकाकी कारवां था, और उसी कारवां के दल पे वो कहाँ पहुँचे थे, रावण की लंका ढा दिए। तो कारवां किसका, राघव का, राघव वही राघव राम जी, तो राम जी यानी कि राघव जी क्या हैं, इनके पास एक कारवां था, एकाकी कारवां था, एक ऐसा प्रकार का कारवां था कि बिल्कुल उस कारवां की सहायता से उन्होंने लंका को क्या कर दिया, ढा दिया। तो ध्यान में रखिएगा, कारवां किसके अनुसार, तो राघव के अनुसार। पहला हिंदी का एकांकी है, हिंदी की पहली एकांकी राघव जी के अनुसार कारवां है। ऊसर की बात करते हैं तो बिल्कुल ऊसर एक विसंगति है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बादल की मृत्यु की बात करते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित नाटक यानी कि जो एकांकी है बादल की मृत्यु है ना। एक घूंट आपने देखा कि हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है 1930 में, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप सबका जवाब जो था विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 158 है कि अंधाधुन मचहु सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, पंक्ति किस नाटक से ली गई है। और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सुंदर सा जवाब आप सबसे बिल्कुल सही है। विकल्प ये कह रहे कि अंधेर नगरी से लिया गया है, विकल्प बी भारत दुर्दशा से, विकल्प सी सती प्रताप, या फिर विकल्प डी है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 158 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अंधेर नगरी इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे, कुछ लोग तो इसको भारत दुर्दशा भी समझेंगे, तो बिल्कुल एक क्लू बनाइएगा। देखिए जब अंधाधुन होगा ना, तो अंधाधुन मचाऊं सब देशा, तो अंधाधुन कब मचेगा, जब अंधेर नगरी होगी, है ना। तो अंधाधुन अंधेर नगरी, अंधाधुन अंधेर नगरी, तभी लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी है। बस ऐसे क्लू बनाइएगा कि अंधेर नगरी नाटक से है। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों इसका विकल्प ये दिया भी था, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, और आप सबको ढेर सारे अग्रिम हार्दिक शुभकामना। तो बिल्कुल जब अंधाधुन मचेगा ना, तो बिल्कुल अंधाधुन अंधेर नगरी, अंधेर नगरी में अंधाधुन मचा रहता है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 159 है कि अमृतलाल नागर के रेडियो नाटक का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ। विकल्प कह रहे कि चंदन वन से नाम से हुआ, विकल्प बी चक्करदार सीढ़ियाँ नाम से हुआ, विकल्प सी आज अभी नाम से हुआ, या फिर विकल्प डी ए और बी दोनों नाम से हुआ। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 129 का जवाब आप सबको देना है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया
कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, और विकल्प डी को आप लोग खुद कहते हैं कि सर सरकारी उत्तर है। तो बिल्कुल सरकारी उत्तर, सरकारी जवाब, सही जवाब कि ए और बी, है ना। देखिए अमृतलाल नागर की बात करते, इनके जो रेडियो नाटक का संकलन था ना, एक तो चंदन वन था, दूसरा चक्कर क्लब था। तो ध्यान में रखिएगा कि अमृतलाल नागर के नाटकों का जो संकलन था चाचा से था। तो चाचा से था, चा से चंदन, चा से चक्करदार सीढ़ियाँ, ये ध्यान में रखिएगा। आप ये भी कह सकते हो कि अमृतलाल के जो नाटक थे ना, जब वो रेडियो ले लेते थे तो चंदन वन में जाते थे, वहाँ चक्कर लगाते थे, है ना। तो बस ध्यान में रखिएगा, रेडियो लेकर चंदन वन में जाते थे, वहाँ चक्कर लगाते थे। तो रेडियो नाटक चंदन वन और चक्करदार सीढ़ियाँ, ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का संकलन है। आप विकल्प सी में देख रहे हैं आज अभी। तो आज अभी की बात करें तो बिल्कुल अमृतलाल नागर जी का नहीं बल्कि अमृत राय जी का है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें इन्होंने तीन नाटकों का संकलन किया है। ये भी आप ध्यान में रखे रहिएगा, जिनमें चिंदियों की झालर है, शताब्दी है और हम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 160 के पास और देखते हैं एक बेहतरीन सुंदर सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि अमृत राय के नाटक आज अभी में किन किन नाटकों का संकलन है ना। तो अमृत राय के जो नाटक है जिसका नाम है आज अभी में किन किन नाटकों का संकलन है। विकल्प ए चिंदियों की झालर, विकल्प बी शताब्दी, विकल्प सी हम लोग, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 160 का जवाब आप सबको देना है और फिर वही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सरकारी उत्तर इज राइट आंसर, है ना। देखिए इस प्रश्न को प्रश्नोत्तरी में शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि अमृत राय जी के जितने भी नाटक हैं जो कि आज अभी में सम्मिलित किए गए हैं, सबसे आपका परिचित हो जाए और आप एक बार फिर आप सबके नज़र के सामने प्रश्न आ जाए। तो मैं कोशिश भी यही करूंगा कि बार बार प्रश्नों से आपका जो मुलाकात हो, मुठभेड़ हो, जिससे आप उसको मात देते जाएं और उसको इतनी बार मात दे दें कि परीक्षा में अगर आ जाए तो फिर आपसे उठने का साहस ही ना करे। ठीक है, तो इसलिए एकदम बिल्कुल जो भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग खुद इसको महसूस करेंगे, एहसास करेंगे कि आने वाले दिनों में मैं रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं आप सबसे सामने बिल्कुल रूबरू हो जाऊंगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे ऐसे बैठा रहूँगा, है ना। और केवल आपको रचना सामने आएगी कि एक रचना मैं दे दूंगा चिंदियों की झालर, बिल्कुल, और आपको स्मृति के आधार पर उसका उत्तर देना होगा। अच्छा, चिंदियों की झालर अमृत राय नागर, है ना, अमृत राय के नाटक है ना। बिल्कुल सबको आप बिल्कुल क्लू की सहायता से जो मैं बताया हूँ उसी क्लू की सहायता से आपको बताना होगा। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। धीरे धीरे जब तैयारी आपको उस कंडीशन में पहुँच जाएगी तो बिल्कुल हम लोग की रचना, है ना, देखेंगे और उसका जवाब फट से क्लू की सहायता से देंगे, है ना। जैसे आप लोग देते हैं, ढेर सारा ट्रिक भी बताते हैं ना। तो आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न इस समय चला था ना, कौन सा, काला पहाड़ वाला, और काली पहाड़ी के नीचे, है ना, 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ, जो भी है, मतलब आप उसको जब देखते हैं तो निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के प्रति आपकी जो सोच है, समझ है, विकसित होती रहे, है ना। आप लोग बताते हैं खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया, तो ये भी एक क्लू है। इसके तरह से, इस तरह से अगर आप बैठाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा कि खूबसूरत बहू को नाग डस लिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह से, है ना, यही तो मेरा उद्देश्य है, किताब को किस तरह से पढ़ें और कैसे प्रश्नों को आप अपने अंदर आत्मसात करें, ये कभी भूले ही ना। ठीक है, चलिए फिलहाल आप सबका जवाब जो था विकल्प डी, है ना, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए अमृत राय के जो नाटक है जिनका नाम आज अभी में, है ना, आज अभी देखे होंगे चिंदी की झालर जो है, चिंदियों की झालर लगाई जाती है गाँव में, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और शताब्दी बीत गया फिर भी लगाई जा रही है और हम लोग भी लगाते हैं। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि हम लोग शताब्दी से, है ना, शताब्दी गुजर गई फिर भी चिंदी की झालर लगाते हैं। तो आज अभी क्या होता है, बोले आज अभी चिंदी की झालर लगाई जाती है, आज अभी शताब्दियों की परंपरा चल रही है, आज अभी हम लोग जीवित हैं। तो जैसे भी दिमाग में रखिए कि आज में यही 3 है ना, ये ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना, बस। ठीक है ना, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 161 है कि हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत किससे मानी जाती है ना। विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिचंद जी से माना जाता है, विकल्प भी कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद से, विकल्प सी कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल से, या फिर विकल्प डी विपिन कुमार से। तो प्रश्न संख्या 161 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, विपिन कुमार इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी विपिन कुमार था, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है।
ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ते हैं और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास में जुड़ते हैं। और उससे भी कहीं अधिक मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइव तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाद में वीडियो को देखते हैं और अपना अमूल्य जो कमेंट है इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दर्ज करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे भाई बहनों को ढेर सारा आभार, ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। और मित्रों, आप लोग इसी तरह से अपना स्नेह एवं प्यार चैनल को बनाए रखें। धीरे धीरे आपको खुद इसका असर देखने को मिलेगा कि मैं आप सबके लिए कितना कर जाऊंगा। शायद मुझे खुद भी ऐसा एहसास नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही अच्छी है और इससे कुछ करने की बिल्कुल एक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, आप सबका जो जवाब था, देखिए विसंगति की बात करते हैं। हिंदी में विसंगति कब होगी ना, जब आप विपिन में पड़ जाओगे, जंगल में पड़ जाओगे तो विसंगति आपको देखने को मिलेगी। प्यास लग जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा, किसी जानवर की आवाज़ सुन जाएंगे डर जाएंगे, है ना। तो ढेर सारी विसंगति आपको कहाँ पर मिलती है? विपिन में मिलती है, विपिन कुमार। ठीक है, चलिए। प्रश्न 162 है कि प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर का नाट रूपांतरण किसने किया, है ना। तो बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। गो का दान करते हैं 36 जतन करके 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और सुहाग के नूपुर, है ना, अमृतलाल नागर का है। तो सुहाग के नूपुर में बिल्कुल गागर है अमृत की गागर, यानी कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और इन दोनों उपन्यासों का नाट्य में रूपांतरण किसने किया, है ना। ये प्रश्न है कि प्रेमचंद जी के गोदान और बिल्कुल अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर, इन दो उपन्यासों का नाट्य में रूपांतरण किसने किया। विकल्प ए कह रहे कि लक्ष्मी नारायण लाल ने किया, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी प्रतिभा अग्रवाल, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो प्रश्न संख्या 162 का जवाब आप सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और जवाब के रूप में आपके पास है 4 विकल्प। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसके बाद सही जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रतिभा अग्रवाल इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, विकल्प सी प्रतिभा अग्रवाल था, निश्चित रूप से सही जवाब है, बेहतरीन जवाब, है ना। अच्छी तैयारी। आप कैसे दिमाग में इसे रखेंगे? तो देखिए मित्रों, है ना, बात करें प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और अमृतलाल जी के सुहाग के नूपुर, दोनों का नाट रूपांतर तब होगा प्रतिभा अगर होगी तो। प्रतिभा अगर है तो आप गोदान और सुहाग के नूपुर दोनों का क्या कर सकते हैं? नाट रूपांतर कर सकते हैं। तो प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा अगर है तो गोदान और सुहाग के नूपुर का रूपांतर नाटक में कर सकते हो। तो प्रतिभा अगर का मतलब होगा प्रतिभा अग्रवाल, ये ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू की सहायता से बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, जल्दी शुरुआत किए हैं, तो निश्चित रूप से आप नोट बना करके उसमें दर्ज कर लें। मित्रों, अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको स्वीकार करने में कोई बिल्कुल गलती नहीं है, कोई इंसल्टिंग नहीं है। हर व्यक्ति जो है ना एक हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी का छात्र है। हम लोग कुछ आपसे सीखते हैं और कुछ आपको सिखाते हैं। तो ये सीखना जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको आप लोग जान ही रहे हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हम लोग आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं, सीखने और सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 163 है कि चंद्रहास नाटक किसका है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जवाब के रूप में आपके पास है 4 विकल्प। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी मैथिलीचरण गुप्त, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो प्रश्न संख्या 163 का जवाब आपको देना है कि चंद्रहास नाटक किसका है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मैथिलीचरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए चंद्र का हास, है ना। तो चंद्र का हास कब? बोले मैथिलीचरण। चंद्र का हास मैथिलीचरण गुप्त, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिए चंद्रहास तलवार किसके पास है, तो सर बोले मैथिली के पास है, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रहास मैथिलीचरण गुप्त का नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 164 है कि गरीबी और अमीरी किसका नाटक है। बेहतरीन प्रश्न है और 4 विकल्प आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर हैं। विकल्प ए कह रहे कि सेठ गोविंद दास का, विकल्प बी प्रतिभा अग्रवाल का, विकल्प सी लक्ष्मी नारायण लाल का, या फिर विकल्प डी लक्ष्मीकांत वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 164 का जवाब आप सबको देना है कि गरीबी और अमीरी किसका नाटक है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर गरीबी और अमीरी किसका नाटक है। तो बिल्कुल आप सब जानते हैं कि गरीबी और अमीरी किसका? सेठ गोविंद दास का, है ना। जो गरीबी और अमीरी है दोनों
किसके? बिल्कुल सेठ के, है ना। तो आज भी बिल्कुल एकदम कटु सत्य है और यथार्थ भी है कि जो भी आपके मार्केट, आपके नगर, आपके शहर में जो सबसे बड़ा सेठ होंगे ना, उस सेठ जी के बारे में जब आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने पहले बहुत गरीबी झेली है ना। एक चारपाई पर बिछाकर कुछ सामान बेचते रहे होंगे, कहीं सड़क के किनारे बोरी बिस्तर लगा करके जो है कुछ अपना जो है सामान वगैरह बेचते रहे होंगे। और आज आप उनको देख रहे हैं कि कितनी बड़ी उनकी कोठी बनी हुई, कितना बड़ा उनका बिजनेस है, कितना बड़ा कारोबार उनका चल रहा है कि लोग उनको सेठ जी कह रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, गरीबी और अमीरी किसका नाटक है? तो भैया गरीबी और अमीरी तो सेठ गोविंद दास, सेठ जी से पूछिए। और सेठों में सेठ कौन? बोले गोविंद दास, गोविंद सेठ से पूछिए कि गरीबी क्या है और अमीरी आप देखिए जाके, ठीक है। तो इसे ऐसे क्लू से बिल्कुल याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, इन सभी क्लू की सहायता से जब आप याद करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल मैंने भी इसको देखा है कि जिस चीज़ हम लोग क्लू की सहायता से पढ़ते हैं, क्लू की सहायता से याद करते हैं, तो निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाता है। और मेरे जीवन की एक घटना है कि हमारे यहाँ एक बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, अमृतलाल जी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, सारे वहाँ पे अध्यापक थे, कि दूध बतासा किसकी रचना है। और बिल्कुल मैं भी नया नया आया था, तो मेरे भी दिमाग में चीज़ें नहीं थी कि दूध बतासा आखिर किसकी रचना है। तो एक आध लोगों के पास हम लोगों ने कॉल किया और कॉल करने के बाद पता चला कि सोहनलाल द्विवेदी की है। तो आज भी मुझे वो याद है, और मुझे ही नहीं, अभी कल परसों में चर्चा मेरे स्टाफ में हुई तो बिल्कुल सबको याद है, क्योंकि वो जो कविता थी दूध बतासा, तो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सबके सामने आए थे कि बिल्कुल सबको कंठस्थ है। तो ये ध्यान में रखिएगा मित्रों। इस उदाहरण को देने का मेरा उद्देश्य था कि जब किसी उदाहरण को लेकर के, किसी क्लू की सहायता से मिर्च मसाला लगा करके आसपास के परिवेश से जोड़ करके जब किसी चीज़ को हम लोग कंठस्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर कभी निकलता नहीं है। तो आई होप कि आप लोग दूध बतासा को बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो, इसको आप लोग पकड़ लिए हो और सोहनलाल द्विवेदी को इसके साथ जोड़ लिए हो। तो चलिए, गरीबी अमीरी सेठ गोविंद दास, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 165 है कि देवयानी का कहना है नाटक किसका है? विकल्प ए है रमेश कुमार का, विकल्प बी रमेश मेहता का, विकल्प सी रमेश बच्ची का, या फिर विकल्प डी काशी नाथ सिंह का। तो प्रश्न संख्या 165 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और विकल्प के तौर पर आप 4 विकल्प देख पा रहे हैं जिसे आपको जवाब के रूप में देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रमेश बच्ची इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल कह रहे देवयानी का कहना है कि रमेश नहीं बख्शेगा। ये ध्यान में रखिएगा, देवयानी का कहना है कि रमेश नहीं बख्शेगा। ये वही रमेश है जो आप कहते हैं ना, क्लू बनाए थे कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू, और रोटी और बेटी की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू। तो वहाँ पे रमेश मेहता जी थे, यहाँ पे रमेश बख्शी हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि देवयानी का कहना है कि रमेश नहीं बख्शेगा, रमेश नहीं बख्शेगा। ये ध्यान में रखिएगा। देवयानी कहती है, एक क्लू बनाइएगा, ये बिल्कुल स्टोरी टाइप का, कि देवयानी कह रही है ना कि इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो रमेश है ना वो बख्शेगा नहीं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि देवयानी का कहना है कि इस बार रमेश नहीं बख्शेगा, तो बख्शी है ना, नहीं बख्शेगा तो रमेश बख्शी, ध्यान में रखिएगा। और इनके अलावा कुछ इनके बड़े महत्वपूर्ण और भी नाटक हैं जिन्हें आप बिल्कुल इसी तरह से, है ना। तीसरी हाथी, अगर तीसरी हाथी भी खो गई तो भी रमेश नहीं बख्शेगा। वामाचार कोई व्यक्ति कर देगा तो रमेश नहीं बख्शेगा, यानी कि रमेश बख्शी। यादव के घर अगर पहुंच गए, यादव के घर, तो भैया रमेश नहीं बख्शेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और कसे हुए तार, बिल्कुल कसे हुए तार अगर टूट जाए, छूट जाए, तो रमेश नहीं बख्शेगा। जो कसा हुआ तार, इसको ढीला नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बख्शी फार रमेश बख्शी को ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 166 है कि सिंहासन खाली है नाटक किसका है? और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप 3 स्टार लगाइए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो आप सभी भाई बहनों का जवाब बिल्कुल इस प्रश्न पर आना चाहिए, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आएगा कि विकल्प ए मणिमधुकर का है, विकल्प बी शंकर शेष का, विकल्प सी सुशील सिंह का, या फिर विकल्प डी शरद जोशी का। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुशील सिंह इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में इसे बैठाएंगे? तो देखिए मित्रों, बात करें सिंहासन खाली है, तो सिंहासन खाली है सुशील सिंह। सु माने होता है अच्छा, शील माने होता है स्वभाव वाला, है ना।
तो देखिए मित्रों, जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए सिंहासन भी खाली रहता है। व्यक्ति खाली करता है, भैया आइए बैठिए, विराजिए। तो सिंहासन का मतलब जो आसन होता है, इसे ग्लोब ना लीजिएगा। जो सुशील व्यक्ति हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, उनके लिए आप सिंहासन, कुर्सी, है ना, बैठने की जो भी व्यवस्था होती है खाली कर देते। तो भैया आओ बैठिए, दादा आओ बैठो, चाचा आओ बैठो। तो ये ध्यान में रखिएगा। दीदी आओ बैठो, आप लोगों का भी थोड़ा चर्चा कर दें। आंटी आओ बैठो। तो जो भी है, तो कहने का आशय यही है कि उनके लिए जो सुशील है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा आप ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि जो सुशील व्यक्ति होता है ना, वो सिंहासन खाली रखता है ना, क्योंकि अच्छा शील है, अच्छा स्वभाव है। तो जैसे उनके यहाँ कोई व्यक्ति आ जाएगा तो बिल्कुल अपना सिंहासन खाली कर देंगे। चारपाई बैठे, चारपाई छोड़ के उठ जाएंगे। कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी छोड़ के हट जाएंगे। किसी उस तरह के स्थान पर बैठे हैं तो छोड़ के हट जाएंगे और कहेंगे बैठिए, आपके लिए सिंहासन खाली है। तो कैसा कौन करेगा? सुशील, सु माने अच्छा, शील माने स्वभाव वाला व्यक्ति करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से आप बिल्कुल ऐसे याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 167 है कि गरुड़ ध्वज किसका नाटक है? विकल्प ए कह रहे कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा का, या फिर विकल्प डी गोविंद बल्लभ पंत का। तो प्रश्न संख्या 167 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। लक्ष्मी नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो गरुड़ का ध्वज है ना, तो गरुड़ का ध्वज केवल लक्ष्मी का ही नहीं है, लक्ष्मी और नारायण दोनों लोगों का मिश्र है। तो बस ध्यान में रखिएगा, जो गरुड़ का ध्वज है, झंडा है, निशान है, ये ध्यान में रखिएगा, वो किसका है? बोले लक्ष्मी और नारायण मिश्र दोनों का मिला हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा कि गरुड़ ध्वज लक्ष्मी का और नारायण का दोनों लोगों का मिश्र ध्वज है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 168 है कि किम इदम नाटक किसका है? विकल्प कह रहे कि कृष्ण बलदेव वैद का है, विकल्प बी आचार्य नंद किशोर का है, विकल्प सी नाग बोडस का है, या फिर विकल्प डी स्वदेश दीपक का। तो प्रश्न संख्या 168 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, नया प्रश्न है, किम इदम नाटक किसका है? और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आचार्य नंद किशोर इज राइट आंसर, है ना। यही नंद के किशोर हैं जो क्या करते हैं? पागल घर कर देते हैं, पूरे घर को ही पागल कर देते हैं। तो यही नंद किशोर है, ध्यान में रखिएगा। किम इदम, है ना, किम इदम, है ना, बस ध्यान में रखिएगा। इदम किम, कोई मान लीजिए आपसे पूछ लिया इदम किम, तो आप बता दीजिए नंद के किशोर हैं, इदम नंद किशोर है ना। ध्यान में रखिएगा, इदम किम नंद किशोर, ये नंद के किशोर है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, कोई पूछे इदम किम, नंद के किशोर, तो नंद के किशोर हैं। ये कौन है? नंद के किशोर है, तभी तो पूरा घर को पागल कर दिए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा और इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेना देना है। बस किस तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए, बस एकमात्र प्रयास है। और आप लोगों को बेहद पसंद भी आता है, इसके लिए इतना कुछ मैं कर पा रहा हूँ। तो मित्रों, आप लोग मेरा भी हौसला इसी तरह से बढ़ाए रखिए। ठीक है, चलिए। तो आपने बिल्कुल विकल्प बी का चयन किया कि सर आचार्य नंद किशोर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 169 है कि निम्न में कौन सा नाटक हमीदुल्लाह का नहीं है ना। तो देखेंगे तो इनमें एक नाटक है जो कि हमीदुल्लाह का नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि उलझी आकृतियाँ, विकल्प बी दरिंदे, विकल्प सी उत्तर उर्वशी, या फिर विकल्प डी उत्तर प्रियदर्शी। तो कह रहे कौन एक नहीं है? सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उत्तर प्रदेशी इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेशी नाटक है ना, वो बिल्कुल हमीदुल्लाह जी का नहीं है, बल्कि अगर बात करें तो आगे जी का है। ध्यान में रखिएगा, किसका है? आगे जी का। बात करें हमीदुल्लाह की, तो देखिए हमीदुल्लाह का क्या है? उलझी आकृत है ना, बड़ा हबीब लगेगा, है ना। दरिंदे बड़े हबीब लगते हैं। और उत्तर उर्वशी, है ना, उर्वशी, उत्तर उर्वशी का उत्तर जो है बड़ा हबीब लगता है। ध्यान में रखिएगा, हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या जो 169 था, विकल्प डी, यही जो है इनका नाटक नहीं है, बल्कि आगे जी का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 170 है कि आन का मान, अमरदान और अमर बलिदान किसका नाटक है ना। कहीं कहीं आपको मिलता अमरमान, तो अमरमान अमरदान जो भी है, ये ध्यान में रखिएगा कि आन का मान, अमरदान, अमर बलिदान किसका नाटक है। विकल्प कह रहे कि सूर्य नारायण शुक्ल का है, विकल्प बी विनोद रस्तोगी का है, विकल्प सी हरकृष्ण प्रेमी का है, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर का है। तो प्रश्न संख्या 170 का जवाब आप सबको देना है।
एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हर कृष्ण प्रेमी इज ए राइट आंसर, है ना। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। देखिए आन का मान कौन रखता है, बोले जो हरे कृष्ण का प्रेमी होगा तो वही तो आन का मान रखेगा। अमरदान या अमरमान किसको मिलेगा, तो अमरदान या अमरमान उसी व्यक्ति को मिलता है जो हरे कृष्ण का प्रेमी है, और अमर बलिदान बिल्कुल हरे कृष्ण का प्रेमी अमर बलिदान कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हरे कृष्ण के प्रेमी आन का मान करते हैं, हरे कृष्ण के प्रेमी अमर का दान करते हैं, और हरे कृष्ण के प्रेमी ही अमर का बलिदान करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। हरे कृष्ण प्रेमी का मतलब हो गया हरे कृष्ण प्रेमी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 171 है कि कंजूस की खोपड़ी किस विधा की रचना है। एक देखिए अलग सा प्रश्न है कि विधा पूछ ली गई है कि कंजूस की खोपड़ी किस विधा की रचना है। विकल्प ए कह रहे कि नाटक विधा है, विकल्प बी उपन्यास विधा है, विकल्प सी कहानी विधा है, या फिर विकल्प डी निबंध है। तो प्रश्न संख्या 171 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नाटक इज राइट आंसर। और बिल्कुल है ना, सामान्य ज्ञान आपका भी है ना कि नाटक विधा चल रही है तो नाटक ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, है ना, तो बिल्कुल देखिए जो कंजूस होता है ना, जब कहीं भी जाएगा व्यक्ति, मान लो 4 लोग हैं भैया, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, है ना, 4 लोग हम लोग कहीं गए तो कुछ चाय पानी पिया गया, समोसा वगैरह खाया गया, तो उसमें जो कंजूस लोग हैं ना वो खोपड़ी खिचलाने लगते हैं। तो बस ध्यान में रखिएगा कि मुझे कहीं पे ना करना पड़े, पेमेंट मुझे ना भरना पड़े, तो इसलिए कंजूस लोग खोपड़ी खजलाने लगते हैं। तो खोपड़ी खजलाने का नाटक कौन करता है, बोले सर कंजूस लोग, है ना। तो कंजूस लोग क्या करते हैं, खोपड़ी खजलाने का नाटक करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कब, बोले गोविंद बल्लभ पंत। अब देखिए गोविंद के बल्लभ पंत क्या करते हैं, है ना, खोपड़ी खजवाने का नाटक करते हैं, कंजूस की खोपड़ी। तो कंजूस व्यक्ति क्या करता है ना, खोपड़ी खजवाने का नाटक करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कंजूस की खोपड़ी नाटक विधा है, गोविंद बल्लभ पंत जी का, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 172 और बड़ा बेहतर प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन किस नाटक से लिया गया है। विकल्प कह रहे कि चंद्रगुप्त नाटक से है, विकल्प बी स्कंदगुप्त के नाटक से है, विकल्प सी कामना, या फिर विकल्प डी जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो प्रश्न संख्या 172 का जवाब आप सबको देना है। 72 प्रश्न और बड़ा बेहतर प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, विकल्प बी स्कंदगुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों एक क्लू बनाइएगा कि जो अधिकार का सुख है ना बड़ा मादक होता है और बड़ा सारहीन होता है, कि जिसको अधिकार का सुख मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है ना, तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। तो कुंद हो जाती है, कुंद माने स्कंद, अस्कुंद हो जाती है, बस ध्यान में रखिएगा, है ना। और एक कुंद को मैं बाल मुकुंद गुप्त को भी कुंद कहता हूँ, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जिसको अधिकार सुख मिल जाता है तो मादक हो जाता है, जब व्यक्ति मादक होगा तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। कुंद का मतलब स्कंद, स्कुंद, क्या, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से इस क्लू की सहायता से आप इसका जब तुक मिलाएंगे ना, कुंद स्कुंद स्कुंद, तो निश्चित रूप से बैठ जाएगा और हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में इसको दर्ज कर लीजिए, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाने योग्य प्रश्न है। प्रश्न संख्या 173 है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का है, विकल्प बी लक्ष्मीनारायण लाल का है, विकल्प सी लक्ष्मीनारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी सुदेश दीपक। तो प्रश्न संख्या 173 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लक्ष्मीनारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल संख्या 173 को कैसे याद किया जाए कि मिस्टर अभिमन्यु, मैंने आपको बताया था कि मिस्टर अभिमन्यु हो गए लाल, है ना। अब जब अभिमन्यु के बारे में आप लोग जानते हैं कि 16 वर्ष का बालक जब चक्रव्यूह में जाता है, और चक्रव्यूह में सातों महारथी क्या करते हैं, बिल्कुल अन्यायपूर्वक उसे घेर लेते हैं और वो निहत्था हो जाता है, रथ का पहिया लेकर दौड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रथ का पहिया लेकर क्यों दौड़ता है, क्योंकि वो लाल हो जाता है गुस्से से, क्योंकि लोग उसके साथ छल कर रहे थे, तो अनीति कर रहे थे। तो बिल्कुल मिस्टर अभिमन्यु लाल हो गया। तो लाल का बात जब भी आपके दिमाग में आए तो लाल आप लक्ष्मीनारायण लाल को ही हमेशा जोड़िएगा, ठीक है ना। तो लाल हो गया, तो लाल फार लक्ष्मीनारायण लाल ध्यान में रखिएगा, और इन्हें कैसे ऐसे कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। मादा कंठस्थ होती लाल, सूखा सरोवर होता लाल, है ना।
अब्दुल्ला दीवाना होता लाल, तो जितने भी रक्त कमल दर्पण, तो ये सारी रचनाएं इनकी हैं और सब लाल लाल लगा करके आप कंठस्थ करिएगा। 3 नाक की मछली लाल होती है, का प्रश्न लाल होता है। तो मैंने बिल्कुल विस्तृत रूप से इसकी क्लास यूट्यूब पर ली है। अगर आपको विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, पीजीटी हिंदी को प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन कर लें और सारी वीडियो को बिल्कुल ट्रिकी तरीके से विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर आपको लगे कि नोट बना लें तो उसको नोट्स भी आप कर सकते हैं। और ढेर सारे भाई बहन हैं मैसेज भी करते हैं कि सर मैं नोट बना रही हूँ या मैं नोट बना रहा हूँ। तो बिल्कुल आपकी तैयारी जैसे भी निखरे, जैसे भी संवरे, बिल्कुल संवारने का प्रयास करिए। और ढेर सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि बिल्कुल कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बुक भी उनके पास है, फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भाई बहनों को ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा आभार, धन्यवाद और चयनित होने की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प बी लक्ष्मीनारायण लाल इज राइट आंसर। आगे देखिए वही प्रश्न आ गया जिसकी कल चर्चा हो रही थी, त्रिशंकु नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि आगे का है, विकल्प बी ब्रजमोहन का है, विकल्प सी मन्नू भंडारी या फिर विकल्प डी शिवानी का है। तो प्रश्न संख्या 174 का जवाब आप सबको देना है। कल इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोगों ने देखा था कि संजू जी ने बिल्कुल उसका विवरण दिया था और आई होप कि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो अब सही जवाब दीजिए और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ब्रजमोहन इज राइट आंसर। देखिए नाटक की बात करते हैं ना, तो नाटक कहाँ होगा, ब्रजमोहन में होगा। ब्रज में नाटक करते हैं मोहन, कौन सा बोले, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु नाटक जो है ब्रज में मोहन करेंगे, ध्यान में रखिएगा। आगे की बात करें तो इनका निबंध है। अब निबंध तो आगे होता है कि निबंध में क्या लिखें, कितना लिख दें। अगर कोई आपसे कह दे भैया त्रिशंकु पर नाटक लिखो, तो त्रिशंकु पर नाटक तो आगे प्रकार से लिखा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो त्रिशंकु निबंध आगे का है, ये ध्यान में रखिएगा। और त्रिशंकु जो कहानी है ना मन्नू भंडारी की है, तो कहानी मन्नू भंडारी, त्रिशंकु की कहानी जो है ना बिल्कुल भंडारे में चलती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो त्रिशंकु की कहानी भंडारे में, है ना। देखे होंगे तो जब क्या होता है ना, नवरात्र पर्व होता है, तो नवरात्र पर्व के अंतिम दिन में क्या होता है, भंडारा होता है। तो बस कह रहे हैं कि भंडारे में क्या हो गए, त्रिशंकु की कहानी चली। कहानी मन्नू भंडारी का, नाटक ब्रज में मोहन करेंगे, आगे है तो ध्यान में रखिएगा निबंध, त्रिशंकु पर निबंध आगे है। क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, आगे है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल ये जो त्रिशंकु है ना, त्रिशंकु के शीर्षक से जो 3 रचनाकार हैं, तीनों की जो विधाएं हैं उसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। हो सकता है इस प्रश्न का सामना आपसे किसी प्रश्न में, किसी परीक्षा में हो जाए कि त्रिशंकु नाटक, त्रिशंकु निबंध या फिर त्रिशंकु कहानी संग्रह किसका है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतने तो मैच्योर हैं और बिल्कुल इतनी समझ आप रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नए भाई बहन हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, अभी हाल ही में तैयारी शुरू की है, तो उनके लिए भी है ना ये सब करना पड़ता है। तो उनको देखकर हम लोग चल रहे हैं और आप सबका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि जादू का कालीन नाटक किसका है ना। तो जादू का कालीन किसका नाटक है। विकल्प कह रहे कि मन्नू भंडारी का नाटक है, विकल्प बी शिवानी का, विकल्प सी मृदुला गर्ग या फिर विकल्प डी मोहन राकेश का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 175 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मृदुला गर्ग इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, है ना, और लाजवाब। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो जादू का कालीन होगा ना, तो जादू का कालीन बड़ा मृदुल होता है। अब कोई व्यक्ति जादू से कोई कालीन बना देगा, कालीन का निर्माण कर देगा, तो बिल्कुल मृदुल होगा, ध्यान में रखिएगा। जो जादू का कालीन है मृदुल है, तो मृदुल का मतलब हो गया मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की जो वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ें और हिंदी व्याकरण की बिल्कुल 0 लेवल से जो प्रश्नोत्तरी चल रही है ना, तो इस समय समास चल रहा है, तो समास की प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग बिल्कुल प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर मेरे साथ जुड़ें और प्रत्येक रविवार को केवल एक क्लास रहती है। 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित बड़ी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है, जिसमें ढेर सारे भाई बहन जुड़ करके अपनी तैयारी को
जांचते हैं, परखते हैं और बेहतरीन करते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग भी जुड़े और जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और मित्रों देखें, कहीं से भी अगर आपको कुछ भी मिल रहा हो तो उसको बिल्कुल इकट्ठा करें, संग्रहित करें। और क्योंकि कहा भी गया है ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो बूँद-बूँद से अपने घड़े को भरिए, है ना। इन दिनों अगर सिलेक्शन को देखा जाए तो सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं हो रहा है जब तक कि घड़ा भरे ना और ऊपर से पानी बिल्कुल टपके ना, है ना। तो फिलहाल आप सबकी तैयारी अच्छी है, बेहतरीन है, बस ऐसे अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आप सब चयनित होंगे। तो एक बार फिर से आप सबको चयनित होने के अग्रिम ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।